हेलो फ्रेंड, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम आपका 28, 29 और 30 को जो कंडक्ट होने वाला है। तो जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मोस्टली चांसेस है कि जो इस जिस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मीन्स रेशियो जो रहेगा वो 40% इसी टाइप के क्वेश्चन का रहेगा। तो चलिए हम इस सीरीज़ में जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे आपके यूपीपीसीएल जेईई के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको लास्ट टाइम मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सपेंशन फॉर कैम्प का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना है। तो कैम्प का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका। इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका। जो कैड होता है ना, ये आपका कंप्यूटर एडेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है आपका। ये क्या है? आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपका कंट्रोल करता है मशीन के जितने भी टूल्स हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उस चीज़ को उसमें जो है आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए भी हम लोग कैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑटो कैड नहीं है, कैम है यहाँ पे आपका। ठीक है, इसलिए मैं कुछ यहाँ पे अलग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो ईजिली आप हैंडल कर पाएंगे। तो कैम का यहाँ पे होगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपका जो क्या करता है टू कंट्रोल, ये जो है कंट्रोल करता है आपका। तो ये आपका कंट्रोल करता है मशीन टूल्स को, मशीन टूल्स एंड मशीन टूल्स को और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं कैम का, तो इसका ईजिली और भी सारे बहुत जगह यूज़ होता है आपका। जैसे कि लेज़र कटिंग के लिए मतलब काफ़ी फेमस है आपका। लेज़र कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। 3D प्रिंटर्स के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और माइलिंग मशीन के लिए भी काफ़ी इसका यूज़ होता है हमारा। तो और भी बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कि मान लो किसी चीज़ का प्लानिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसको स्टोरेज को देखना है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो फास्ट कैसे करना है, जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमम कैसे करना है। तो इन सभी का जो होता है आपका कैम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे शट डाउन कर दिया हुआ है। वीडियो को रोक के मैंने ये सब किया हुआ है ताकि कम से कम टाइम आपका जो है सेव हो सके, क्योंकि लास्ट टाइम में आपका देखो प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लानिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्लानिंग के लिए भी कैम का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑटो कैड नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर फास्ट प्रोडक्शन करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मिनिमम वेस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका जो मटेरियल यूजेज हो रहा है ना, उसको मिनिमम वेस्ट मतलब जो कचरा यानी कचरा जो जिसे हम बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा यूटिलाइज हो सके। ठीक है, उससे हम यहाँ पे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहला इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और कहाँ पे इसका यूज़ होता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया हुआ है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मीडियम लेवल जो लैंग्वेज होता है, यहाँ पे आपको बताना है मीडियम लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग के मेनली 3 लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं आपका। प्रोग्रामिंग के आपके जो है यहाँ पे 3 लैंग्वेज यूज़ होते हैं हमारे, और यहाँ से जो है आपका एग्जाम्पल ही ज़्यादा चांसेस होता है आपका पूछा जाता है आपका। लो लेवल लैंग्वेज में जो है आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है आपका, दूसरा होता है आपका मीडियम लेवल लैंग्वेज होता है, और एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है आपका। तो यहाँ पे जो है लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोडेड को हम लोग बाइनरी कोडेड को जो है हम लो लेवल लैंग्वेज में रखते हैं।
और दूसरा जो है हमारा मशीन का जो लैंग्वेज होता है वो भी हमारा लो लेवल लैंग्वेज में आता है आपका, ठीक है। मीडियम मीडियम लेवल लैंग्वेज में जो होता है आपका असेंबली लैंग्वेज आता है हमारा, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली यल यल लिख दिया हमने, लैंग्वेज हुआ। और इसके बाद सी आता है और सी प्लस प्लस आता है आपका, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में होता है हमारा कोबोल आता है, पास्कल है आपका, कोबोल आता है, पास्कल आता है, और पाइथन और जावा। तो यहाँ पे देखो मीडियम लेवल लैंग्वेज में आपका सी भी है और सी प्लस प्लस भी है। ऑप्शन में आपका दोनों दिया गया है, लेकिन आपका ज़्यादा सूटेबल जो आंसर होगा वहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मीडियम लेवल लैंग्वेज में आपका जो होगा वो सी होगा। बाकी आपको और भी याद रखना है यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मीडियम लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल और हाई लेवल लैंग्वेज के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखना है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, द टेक्निक यूज टू एग्जैक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज द यूजर नेम एंड पासवर्ड, मीन्स उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी निकालने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो होता है आपका फिशिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। फिशिंग जो होता है ना एक तरीके का, ये भी आपका साइबर क्राइम है आपका, जिसमें हम लोग या तो ईमेल के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे जो टारगेट होता है, मतलब जिसको हैक करना होता है ना, वहाँ से हम लोग इसको ईजिली करते हैं हम लोग ईमेल और टेक्स्ट के थ्रू। और इसका जो होता है इजिली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डेटा को चोरी कर सकते हो आप इजिली, कोई फाइनेंशियल क्रेडिशियल को आप मतलब चोरी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर का आप इजीली यहाँ पे जो है आप फिशिंग में चोरी कर सकते हो, इसे हम फिशिंग बोलते हैं आपका, ठीक है। फायरवॉल जो होता है ये क्या है, ये जो होता है आपका निजी नेटवर्क, ये जो है आपका एक निजी नेटवर्क, ये जो है एक तरीके का निजी नेटवर्क के जो है आपका, मान लो प्राइवेट आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो 10 लोगों के बीच में या फिर 20 लोगों के बीच में, तो एक तरीके से वो क्या आपका निजी नेटवर्क है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, निजी नेटवर्क टू प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर, मतलब निजी नेटवर्क को ये जो है प्रोटेक्ट करता है, एक इस टाइप का एक फेयरवेल जो है आपका सॉफ्टवेयर है। और ये जो होता है प्लेगरिज्म्स, जिसे हम लोग साहित्यिक चोरी भी बोलते हैं, इसका यूज़ होता है मान लो किसी कोई भी चीज़ आपने डिज़ाइन किया हुआ है, उसको बिना मतलब क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट दिए हुए हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे वीपीएन आपका होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस होता है, जिसमें देखो अगर हमें वाईफाई के थ्रू किसी चीज़ को कनेक्ट करना होता है तो इजीली हम लोग वहाँ पे पासवर्ड यूज़ करते हैं ना, लेकिन उसमें एक फैसिलिटी होती है आपका WPS, जिसे आप कुछ सेकंड के अंदर जो है बिना उस चीज़ को जो पासवर्ड है उसको इम्पोर्टेंट दिए बिना आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इनक्रिप्टेशन जो होता है ये एक तरीके का मैथमेटिकल सिक्योरिटी है आपका, ठीक है। मैथमेटिकल फाइल बोल सकते हो या एक तरीके से मैथमेटिकल सिक्योरिटी है, जिसमें जो डिज़ाइन करता है, जो मतलब उस चीज़ को बनाता है, वही लोग उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि उसमें पासवर्ड आपका कुछ इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। मैथमेटिकल टाइप में डिज़ाइन होता है, डार्ट होगा आपका, ठीक है, साइन कुछ मतलब इस तरीके से होगा। तो तो इसको जो करेगा वही आपका इजीली उस चीज़ को पढ़ पाएगा आपका, ठीक है। मैथमेटिकल डाटा कुछ इस तरीके का आपका वो आपका फाइल या आप बोल सकते हो, मतलब वो एक कुंजी भी बोल सकते हो इसको इजीली, मतलब उसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्ट किया जाता है उस चीज़ को, और वही लोग पढ़ पाएंगे जो मतलब इसको उन्होंने मतलब इसको डिज़ाइन किया है, मतलब डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे देखो दिया गया है, मेंशन द फंक्शन अवेलेबल इन ए मैटलब टू डिजाइन द PID कंट्रोलर, ठीक है। यानी कि PID जो कंट्रोलर है, अगर इसको हम डिज़ाइन करने के लिए मैटलब में किस फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इजीली आपको यहाँ पे फंक्शन याद रखना है। तो ये हम PID ट्यूनर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, PID ट्यूनर या फिर प्लांट नेम, तो ये आपको नहीं याद रखना है, PID ट्यूनर आपको याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है पीआईडी ट्यूनर मतलब पीआईडी जो कंट्रोलर होता है, अगर इजीली हमें इसमें कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो मैटलब में हम जो है पीड ट्यूनर का एक कमांड या फिर बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होता है वो आपका अवेलेबल होता है। ठीक है। तो मैटलब में जो पीआईडी कंट्रोलर होता है ना, ये इजीली काफ़ी मतलब इजी होता है और समझने में काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें किसी भी चीज़ को इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो आप इजीली। ठीक है। इसलिए पिट ट्यूनर यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो आपका इजीली यूज़ करते हैं हम लोग मैटलब में पीआईडी कंट्रोलर को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीडीए स्टैंड फॉर। यहाँ पे जो पीडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो पीडीए का फुल फॉर्म होगा आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होगा आपका। ठीक है। तो पीडीए मेनली है क्या, पीडीए जो होता है एक तरीके का, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। और ये जो है एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि उपकरण है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, इंटरनेट हुआ, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, मतलब एक तरीके का ऐसा आपका हैंड टू हैंड इंस्ट्रूमेंट है जो आपका नेटवर्क के साथ क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, मीन जोड़ने का काम करता है, जो पीडी है आपका। ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होता है ये आपका एक तरीके का उपकरण है, चाहे आप कंप्यूटिंग हो, टेलीफोन, फैक्स हो, इंटरनेट, जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक नेटवर्क से नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ने का काम करता है आपका। जैसे वेब ब्राउज़र भी है, इसलिए आप कुछ भी उस पर डाटा डालो, सर्च करो। ठीक है। तो वो नेटवर्क के थ्रू आपको कनेक्ट करने के लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पीडीए, जो पर्सनल के लिए यूज़ हम लोग करते हैं ना। पर्सनल है और डिजिटल है और असिस्टेंस है आपका। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वैन एज कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैन। मीन्स हमें यहाँ पे कौन सा सही है वैन के बारे में अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं लैन से, तो सबसे पहले तो हम लोग वैन और लैन ये सबका देख लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं लैन की। तो लैन का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अब इजीली आपका लैन से जो फुल फॉर्म है आपको पता चल गया कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब इजीली हुआ, लैन का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मान लो एक ही छत के नीचे हमें 2 इंटरनेट यूज़ करना है, मीन्स अगल बगल का कोई रूम है, अगर वहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर वाईफाई से आप एक ही बिल्डिंग में अलग अलग रूम में अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जो वो आपका नेटवर्क होगा उसे हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क आपका। ठीक है। ये क्या होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। एक सेकेंड, थोड़ा सा और डिटेल आपको यहाँ पर। तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये कनेक्ट करता है, ये आपका एक तरीके से कनेक्ट करता है, कनेक्ट कंप्यूटर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हो सकता है मे बी डिफिनीशन देके भी पूछ सकता है कि किसका मतलब डिफिनीशन है आपका। कनेक्ट कंप्यूटर दैट आर इन द सेम बिल्डिंग, ठीक है। कनेक्ट कंप्यूटर दैट आर द सेम बिल्डिंग। ठीक है। तो ये एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और ये जो होता है आपका कुछ किलोमीटर के रेंज का ही होता है। ठीक है। कुछ किलोमीटर के रेंज का ही होता है आपका। तो ये आपका लाइन हुआ, आपका किलोमीटर भी नहीं होता है, उसे कम ही आप मान के चलिएगा। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा MAN, मैन जो होता है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये बेसिकली जो होता है आपका, ये आपका बेसिकली ए बिगर वर्जन ऑफ लैन। ठीक है। ये लोकल एरिया नेटवर्क का थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है। इसका यूज़ हम जैसे कि मान लो यूपीपीसीएल का, मान लो अगर हमारा कोई ये क्या बोलते हैं, जो सब स्टेशन पे उनका ऑफिस होता है उसके पूरा
जो मतलब कई सारे मतलब आपने देखे होगा कि ऑफिस होता है तो बड़ा ऑफिस होता है तो कई सारे मतलब अलग अलग रूम होते हैं। तो उस पूरे नेटवर्क मतलब पूरे को जितने भी अलग अलग रूम में जितने भी मतलब लोग बैठे हुए हैं सभी को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैन जो एरिया मतलब जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग मैन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या फिर हम रेलवे का ले सकते हैं। रेलवे का देखो पर्टिकुलर किसी एक स्टेशन पे कनेक्ट होता है ना, तो उसे अभी हम बोल सकते हैं कि वो मैन एरिया नेटवर्क पे काम कर रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे घरों के बीच होता है, मीन्स अगर एक ही रूम में एक ही वाईफाई से अलग अलग बिल्डिंग में आप यूज़ करें तो लोकल एरिया नेटवर्क हुआ आपका, ठीक है। और मैन उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, पर्टिकुलर किसी ऑफिस ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपका मतलब सिटी टू सिटी और लॉन्ग टू लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, WAN वैन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। ये आपका कनेक्ट करता है डिफरेंट सिटी, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपका मतलब डिफिनीशन दे के भी पूछ सकता है आपका, डिफरेंट सिटी या कंट्री, ठीक है, डिफरेंट सिटी या कंट्री वो कनेक्ट करता है आपका। तो ये चीज़ है आपका। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि कौन से यहाँ पे जो वैन है, अगर इस चीज़ को हम लोग कंपेरिजन करते हैं लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, मतलब इसको आपका लैन, ठीक है, वैन को कंपेरिजन लैन, ठीक है। तो लैन से अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं वैन को, तो इसमें क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क तो होता है लेकिन इसमें नॉइज़ और एरर जो होता है काफ़ी आपका हाई हो जाता है आपका, ठीक है। नॉइज़ एंड एरर आर हाई इन वैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में नॉइज़ और एरर काफ़ी हाई हो जाता है अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं लैन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वाइड एरिया जो नेटवर्क है अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से, तो यहाँ पे जो नॉइज़ और एरर हाई हो जाता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑटोमेशन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन इज यूज इन बॉटलिंग प्लांट, ठीक है, मतलब बॉटलिंग प्लांट एंड पैकेजिंग प्लांट, कौन सा ऑटोमेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉटलिंग प्लांट के लिए और उस पैकेजिंग प्लांट के लिए, किस टाइप ऑटोमेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे भाई फिक्स ऑटोमेशन यूज़ करेंगे आपका। कौन सा ऑटोमेशन यूज़ करेंगे, फिक्स ऑटोमेशन, क्योंकि यहाँ पे बॉटलिंग और पैकेजिंग प्लांट के लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल टास्क को यहाँ पे करना होता है विदाउट किसी डिरेवेशन के। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम में हम यहाँ पे फिक्स ऑटोमेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे बॉटलिंग प्लांट हुआ आपका, पैकेजिंग प्लांट हुआ, फिर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री टाइप का जो प्लांट होता है आपका, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फिक्स ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल जो होते हैं आपके 4 टाइप के ऑटोमेशन होते हैं, पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 4 टाइप के ऑटोमेशन होते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो ऑटोमेशन है वो आपका नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिक्स ऑटोमेशन होता है आपका, दूसरा होता है हमारे पास प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है आपका, और थर्ड होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, और लास्ट होता है हमारे पास इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पर्पस के हिसाब से बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं आपका, ठीक है। मेनली 4 आपको यहाँ पे याद रखिएगा। फिक्स ऑटोमेशन में जैसे कि फिक्स ऑटोमेशन में मैंने बताया ही आपको कि आपका बॉटलिंग प्लांट हुआ आपका, ठीक है, इसमें याद रखिएगा बॉटलिंग प्लांट्स, और पैकेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे फिक्स ऑटोमेशन यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोग्रामेबल जो ऑटोमेशन होता है ये हमारा
स्टील रोलिंग के लिए स्टील रोलिंग मिल्स एंड पेपर मिल्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल जो ऑटोमेशन होता है ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड जो ऑटोमेशन होता है ना, ये आपका इसका यूज़ हम मेनली कंप्यूटर के पार्ट्स जितने भी होते हैं ना, कंप्यूटर के पार्ट्स को हम लोग जितना भी होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्जांपल देके ही पूछेगा आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैन ऑटोमेटिकली असाइन इंटरनेट एड्रेस टू कंप्यूटर एंड यूज़र, ठीक है। मीन्स अगर हम कंप्यूटर पे कोई यूज़र है, मीन्स कोई आदमी है, अगर किसी चीज़ पे इंटरनेट को उस पर कोई भी सर्च कर रहा है ना, तो हर चीज़ का एक आईपी एड्रेस होता है ना, तो उस आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन कौन करेगा आपका? ये आपका करेगा DHCP, ठीक है, डायनेमिक्स होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपका। तो पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होता है। जब भी साइबर क्राइम होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से या नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है ना, इसलिए कोई भी चोरी करता है तो अपने वर्चुअल प्राइवेट नंबर को प्राइवेट रखता है, यानी उस स्थान को चेंज भी कर देता है ना, जिसके वजह से आईपी एड्रेस का थोड़ा सा यहाँ पे जो मतलब उसको जो अगर कोई मतलब उसको पकड़ने की भी कोशिश करेगा तो इसलिए उसको नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कैन बी ऑटोमेटिकली असाइन कौन करता है इंटरनेट एड्रेस टू कंप्यूटर एंड यूज़र। कंप्यूटर पे कोई यूज़र किसी चीज़ को इंटरनेट पे कोई चीज़ असाइन करता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेट एड्रेस पे कोई चीज़ सर्च करता है तो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली असाइन जो करता है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो होता है DHCP जो होता है वही आपका असाइन करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है सॉफ्टवेयर का दैट इज नॉट ए, ठीक है, नॉट ए यूजफुल HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर फॉर पैकेज ऑफ स्काडा। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर का हमें यहाँ पे बताना है कि हम उस सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करते हैं HMI इंटरफेस सॉफ्टवेयर पैकेजिंग के लिए। तो यहाँ पे जो फायरफॉक्स है यहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपके स्काडा में जो है HMI पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ तो यहाँ पे देख लो, इंदू सॉफ्ट वेब स्टूडियो होता है आपका, ठीक है। फिर आपका लिटमस EDC सॉफ्टवेयर होता है आपका। उसके बाद आपका होता है एंटुलेशन iFix होता है। उसके बाद आपका होता है जेनसिस 64। फिर आपका होता है इग्निशन स्काडा। फिर आपका होता है क्लैम्पासिटी। फिर आपका होता है हमारा सिमेटिक स्काडा। आपका नेक्स्ट होता है हमारा एक्शन.नेट भी सॉफ्टवेयर है। RS जो व्यू होता है आपका 32, ये भी स्काडा सॉफ्टवेयर है। और आपका होता है DEQ फैक्ट्री, ये भी हमारा स्काडा सॉफ्टवेयर है। और नेक्स्ट हम यूज़ होता है हमारा इस बेर स्काडा। और फैक्ट्री स्टूडियो आपका हो गया कि फैक्ट्री स्टूडियो, एक होता है हमारा फैक्ट्री स्टूडियो। फिर लास्ट में होता है हमारा फॉक्सबोरो IAS स्काडा।
तो ये मेनी पर्पज़ ऑफ स्काडा सॉफ्टवेयर यूज़, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इतने टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे स्काडा सिस्टम में यूज़ होते हैं हमारे। और इसमें से आपका पूछ लेगा, किसी भी ऑप्शन को देके पूछ लेगा कौन सा यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो फायरवॉक्स यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विच पार्ट ऑफ ए स्काडा सिस्टम initiate almost all the communication with remote site and interface with operator। मीन्स स्काडा सिस्टम में कौन सा ऐसा भाग है जो, मतलब स्काडा सिस्टम में जो होता है आपका दूर के साइटों के लिए जो है दूर के साइटों के साथ जो सभी संचार और जितने भी ऑपरेटर के साथ इंटरफेस जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का हिंदी का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ए स्काडा सिस्टम इनिशिएट ऑलमोस्ट द कम्युनिकेशन एंड रिमोट साइट एंड इंटरफेस विथ ऑपरेटर, ठीक है। स्काडा सिस्टम में जो है आपका दूर की साइटों में, ठीक है, दूरस्थ साइटों में जितने भी लगभग जितने भी सभी संचार और ऑपरेटर के साथ इंटरफेस कौन करता है, तो इसे हम बोलते हैं मास्टर टर्मिनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अभी 2-3 चीज़ यहाँ पे आपको समझ लीजिएगा। मास्टर टर्मिनल जो यूनिट होता है ये आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ठीक है, मास्टर टर्मिनल यूनिट जो होता है स्काडा सिस्टम में एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो आपका आरटीयू को, ठीक है, रिमोट टर्मिनल यूनिट को क्या करता है, कमांड देता है, ठीक है। तो मास्टर टर्मिनल यूनिट से स्काडा सिस्टम में हम जो है आरटीयू को कमांड देते हैं, और आरटीयू क्या करता है कि जितने भी दूर की चीज़ें जो भी होती है ना, उसको क्या करता है, दूर की चीज़ें जो भी होंगी आपका, ठीक है, दूर की चीज़ें जो भी होंगी उस चीज़ को कंट्रोल करता है, और जो है ग्राफ के फॉर्म में या फिर चित्र के फॉर्म में क्या करता है, उन सारी चीज़ों को एक प्लॉट पे या वक्र पे आपको रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया था कि स्काडा सिस्टम में जो होता है जितने भी कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं उसको रिमोट साइट से, अगर रिमोट साइट एंड इंटरफेस विथ ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब इजली यूज़र इंटरफेस मीन्स हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मास्टर टर्मिनल यूनिट को कमांड देंगे, मास्टर टर्मिनल यूनिट जो है रिमोट टर्मिनल यूनिट को कमांड देगा, और रिमोट टर्मिनल यूनिट क्या होगा, जितने भी आपका दूर के साइडों में जितने भी कम्युनिकेशन या जितने भी आपके जो कंट्रोल यूनिट होंगे उन सभी से क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, और उनसे जो भी सूचना या जानकारी लेना होगा उसको लेके क्या करेगा, आपके साथ वक्र पे या चित्र के साथ रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये है मास्टर टर्मिनल यूनिट। अब हम बात करते हैं HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें आदमी और मशीन के बीच कुछ भी कार्य करना है तो उसके बीच एक तरीके का अनुमति देता है, मीन्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से जो RTU होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, RTU जो होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट, ये जो होता है एक तरीके का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है आपका, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। जो आपका एक तरीके से मास्टर प्रणाली में जो है टेलीमेट्री डाटा को जितना भी मतलब उसको कंट्रोल संयोजित करना, उस चीज़ को एनालिसिस करना, ये सभी का सभी जो इंटरफेस होता है वो रिमोट टर्मिनल यूनिट का होता है, ठीक है। इसलिए रिमोट टर्मिनल जो होता है सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और इसके थ्रू मास्टर टर्मिनल यूनिट के थ्रू हम इसे कमांड देके ईजिली दूर के साइटों पर जितना भी हमें कंट्रोल करना है उसे ईजिली हम मास्टर टर्मिनल यूनिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मास्टर टर्मिनल यूनिट को आप इजीली, रिमोट टर्मिनल यूनिट सभी डाटा को कंट्रोल मतलब वो करके आपको सीधे चित्र में या ग्राफ के फॉर्म में आपको दे देगा मास्टर टर्मिनल यूनिट के थ्रू, ठीक है। और इजीली हम यहाँ से HMI के थ्रू यहाँ पे जो भी कंट्रोलर होगा, यूजर होगा, उसे इजिली विजुलाइज करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, द CPU इज ए ब्रेन ऑफ PLC। जो CPU होता है वो आपका PLC का एक तरीके का ब्रेन है। द प्राइमरी फंक्शन जो होता है, प्राइमरी जो फंक्शन है CPU का, वो क्या करता है, रीड इनपुट, कंट्रोल एंड अपडेट द आउटपुट, ठीक है। व्हाट द कंपोनेंट ऑफ CPU में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है आपका, तो CPU में जो होता है आपका यूजली जो होता है आपका प्रोसेसर होता है, मेमोरी सिस्टम होता है,
और पावर सप्लाई होता है आपका, ठीक है। तो देखो पीएलसी जो होता है यूजली जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें देखो पीएलसी में जो होते हैं मेनली 5 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पीएलसी में 5 भाग 5 भाग मुख्य होते हैं, क्योंकि पीएलसी का भी हो सकता है कि पूछ ले आपको, ठीक है। पीएलसी में 5 भाग मुख्य होते हैं। पहला होता है आपका रैक या फिर चैसिस। दूसरा होता है हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है। तीसरा होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। चौथा होता है आपका इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स। और उसके बाद पांचवा होता है हमारा इसमें मेमोरी होता है पीएलसी में, ठीक है, मेमोरी होता है। और लास्ट में 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाकी छठवां मेनली कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल होता है, मीन्स सभी चीज़ों को एक तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। छठवां नहीं है, बस इसलिए आप इसे लिख लीजिएगा, कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल। तो ये चीज़ है आपका। तो पीएलसी में जो है मेनली 5 पार्ट होते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे होता है आपका सीपीयू होता है। जो लोग जो है पीडीएफ अगर मेरा परचेज किए होंगे तो ब्लॉक डायग्राम से मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से बताया हुआ है, तो इसलिए आप लोग ब्लॉक डायग्राम का देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। सीपीयू होता है, इसके ऊपर जस्ट होता है हमारा पावर सप्लाई, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन काफ़ी मैंने आपको वहाँ पे कराया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो लोग पीडीएफ परचेज किए होंगे 99 वाला जिसमें 700 एमसीक्यू वहाँ पे दिया गया, तो पीएलसी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे मैंने जो है वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम आप वीडियो बना के उतना कंप्लीट हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है। मेमोरी होता है, सीपीयू होता है, प्रोग्रामेबल डिवाइसेज होता है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम मैं इसका दिखा दे रहा हूँ आपको, प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। और यहाँ पे बाहर जो होता है आउटपुट मॉड्यूल्स होता है, ठीक है। ओपी लिख दे रहा हूँ मैं, आउटपुट मॉड्यूल्स। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो होता है आपका इनपुट मॉड्यूल्स होता है आपका, ठीक है, IN लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इनपुट मॉड्यूल्स। अभी देखो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि इनपुट मॉड्यूल्स के आपको एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पूछ लेता है, तो इनपुट मॉड्यूल्स के जो एग्जाम्पल है ना उसे आप ध्यान दीजिएगा। पुश बटन स्विच, ठीक है, पुश बटन स्विच। उसके बाद होता है आपका लिक्विड लेवल स्विच, फिर लिमिट स्विच, होता है आपका, फिर प्रेशर स्विच है, ठीक है। बाकी सेंसर जो होते हैं वो आपके इनपुट में ही होते हैं, इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके। बाकी और सारे एग्जाम्पल मैंने शायद जो लोग पीडीएफ परचेज किए होंगे उसमें मैंने बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल्स में ध्यान दीजिएगा, मोटर होता है आपका, सोलेनॉइड्स होता है, स्पीकर होता है आपका, ये सब आउटपुट मॉड्यूल्स हैं। लाइट होता है, और ये सब आउटपुट मॉड्यूल्स हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रोसेसर, मेमोरी और पावर सप्लाई होता है आपका। यहाँ पे प्रोग्रामेबल डिवाइसेस नहीं होता है आपका, ठीक है। किसी चीज़ को प्रोग्राम करना उसके लिए एक अलग से डिवाइसेस होती है, प्रोग्रामेबल डिवाइसेस वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो जिस ऑप्शन में अगर प्रोग्रामेबल डिवाइसेज है ना वो आपका ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। देखो प्रोग्रामेबल डिवाइसेस ये सब दिया हुआ है ना, तो प्रोग्राम करने के लिए इजिली यार सीपीयू में वो सारी चीज़ नहीं होता, वो मैन्युफैक्चर के थ्रू ही जो भी चीज़ें होता है ना वहाँ पे कर दिया जाता है आपका।
तो ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। तो देखो इससे पहले भी रिक्वायर्ड के हिसाब से बहुत सारे ऑटोमेशन यूज होते हैं ना, पिछले मैंने अभी बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि एग्जाम्पल देके ही पूछेगा कि कौन सा ऑटोमेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमेशन होता है ये हम इजिली यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन। तो यहाँ पे देखो जो होता है आपका तीन टाइप के यहाँ पे मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अगर देखा जाए तो आपके तीन ऑटोमेशन यहाँ पे कंसीडर होते हैं। एक होता है हमारा कंटिन्यूअस ऑटोमेशन, इससे पहले मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड के हिसाब से बहुत सारे ऑटोमेशन होते हैं। तो कंटिन्यूअस ऑटोमेशन होता है आपका। दूसरा होता है आपका सिगमेंटेड ऑटोमेशन होता है आपका। और उसके बाद होता है तीसरा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन हुआ आपका। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल अगर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें होगा आपका ऑफिस ऑटोमेशन, कंटिन्यूअस ऑटोमेशन में जो होता है आपका ये आपका आ जाएगा कंटिन्यूअस, ये आपका ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी में जो है कंटिन्यूअस ऑटोमेशन आपका यूज़ होता है। और सीगमेंट जो ऑटोमेशन होता है ना, ये आपका फैब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है हम ज़्यादातर। फैब्रिकेशन ऑटोमेशन के लिए हम लोग सीगमेंट ऑटोमेशन यूज़ करते हैं ना। फैब्रिकेशन में इजीली आ रहा किसी भी पर्टिकुलर आईसी पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को करना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का सीपीयू बनाना, ये सब फैब्रिकेशन बहुत जितने भी प्रोसेसर टाइप के ना वो सब फैब्रिकेशन के अंतर्गत ही आते हैं ना। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे सेगमेंट ऑटोमेशन उसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि नेम द सॉफ्टवेयर डेवलप बाय सीमेंट फ्रॉम स्काडा। मतलब हमें जो है स्काडा सिस्टम में जो है सीमेंट के द्वारा जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसका नाम यहाँ पे, मतलब सीमेंट के द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ना उसको हमें बताना है। तो ये होता है आपका विन सीसी होता है आपका, ठीक है। विन सीसी इसका पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक विन सीसी होता है। जो आपका इसे कौन डेवलप कर किया है भाई, सीमेंस के द्वारा। ये जो सॉफ्टवेयर है स्काडा सिस्टम में जो यूज़ किया जाता है सीमेंस बाय डेवलप, ठीक है, सीमेंस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो बाकी और सबका भी क्वेश्चन आपको उठा के पूछ सकते हैं ना, किसका कहाँ से कौन डेवलप किया है। RS जो व्यू 32 है ना, इसे हमें कौन डेवलप किया है, ये जो है डेवलप बाई, इसे लिख लीजिएगा, ये डेवलप किया है भाई रॉकवेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू। ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, इसे रॉकवेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू जो है डेवलपमेंट किया गया है। और सिंपलसिटी जो होता है ये जो है हमारा डेवलप किया गया है GE डिजिटल के थ्रू। GE डिजिटल के थ्रू जो है आपका मतलब किया गया। और जो इन टच जो सॉफ्टवेयर है स्काडा सिस्टम में, जो एडवांस सॉफ्टवेयर होता है, इसका यूज़ मॉनिटरिंग एंड बैकिंग ऑफ द लार्ज एरिया प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ किया गया है मेनली आपका वंडरवेयर के द्वारा, वंडरवेयर बाय डेवलप। तो ये चीज़ आपको सभी को याद रखना है भाई, किसके थ्रू किया डेवलप किया गया है। इसमें भी देखो मैंने आपको जो एक लिस्ट दिया होगा, जो लोग 99 का PDF परचेज किए होंगे, तो PLC के पहले पेज पे ही मैंने आपको एक लिस्ट दिया होगा, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के नाम होंगे आपका, ठीक है। बुक का पेज ही है वो, वहाँ से आप इजिली देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको आप पेज को देख लीजिएगा एक बार, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द ऑल पॉइंट, ठीक है, व्हाट आर द ऑल पॉइंट कीप इन कंसिडरेशन
while estimating the electrical equipment in total cost। मीन्स यार विद्युत उपकरण की कुल लागत का अनुमान लगाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द ऑल पॉइंट, हम जितने भी पॉइंट है अगर कीपिंग द कंसिडरेशन, मतलब उसको कंसिडरेशन करना है, हमें ध्यान रखना है। वाइल एस्टिमेटिंग, अगर हम किसी चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कुल मिला के हिंदी में क्वेश्चन इसका आने का मतलब यही है कि विद्युत उपकरण की कुल लागत का अनुमान लगाने के लिए जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल के जो भी उपकरण आपके यूज़ हो रहे हैं घर में, चाहे आपका इंडस्ट्री में कहीं पे भी यूज़ हो रहा है, तो किन किन बातों का हमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा बातों को कंसीडर मतलब ध्यान रखना है ना। रिव्यू द स्पेसिफिकेशन, जो भी आपका उपकरण होगा ना उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं कि ये इतने एम्पियर का करंट है, इतना केबल है, वायर है, यहाँ पे यूज़ होगा, इतने रेटिंग के लिए यूज़ होगा ना। तो हमें जो स्पेसिफिकेशन है वो चीज़ को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। क्रिएट योर ऑन एस्टिमेट, मतलब आपका खुद का यार एक तरीके का एस्टिमेट बनाना कि हमें अपने रूम में 2 लाइट लगाना है, 5 हीटर लगाना है, ठीक है। अपना खुद का एस्टिमेट होना चाहिए। तो ये भी आपका इस चीज़ पे भी हम लोग चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। रिव्यू द ड्राइंग, जो भी हम ड्राइंग करेंगे अपने अपनी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे या फिर ड्राइंग करेंगे, उस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि कितना ईजी है, कितना मतलब इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इग्नोर द सप्लायर क्वेट्स, अगर कोई सप्लायर है भाई वो बोल रहा है, क्वेट्स दे रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, एकदम फिक्स है, तो वो सारी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो जो भी विद्युत उपकरण की टोटल जो लागत आने वाली है ना, उन सभी बातों में जो है इग्नोर द सप्लायर क्वेट्स, इसको ध्यान नहीं देना है भाई, ठीक है। यहाँ पे ABC जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ABC, तीनों चीज़ पे ऊपर ध्यान देना है, सप्लायर कोड्स के इग्नोर करना है भाई, ठीक है। क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से फिक्स होता है, हम अपने यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं अपने हिसाब से ज़रूरतों को अपने रूम में, जो भी भाई दो, अब वो तो बोल ही देगा कि 10 बल्ब लगाना अनिवार्य है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो 2 ही बल्ब की है, तो यूजली हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। उसके कोर्स पे इग्नोर सप्लायर कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगले यहाँ पे देखो दिया गया है क्वेश्चन कि जो आपका PVC है इसको ज़्यादातर हम लोग प्रीफर करते हैं ओवर VIR, वल्कनाइट इंडियन रबर्स, ठीक है। PVC को हम लोग ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं भाई वल्कनाइज इंडियन रबर से इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल सच एज द सीमेंट एंड केमिकल फैक्ट्री, दिस इज बिकॉज, मतलब कि सीमेंट और आपका रासायनिक कारखाने, ठीक है, ये सीमेंट और रासायनिक कारखानों में जो है PVC को ज़्यादातर हम लोग प्रेफरेंस क्यों करते हैं वल्कनाइट इंडियन रबर के थ्रू, मतलब इसका रीज़न क्या है आपको, ठीक है। PVC को हम प्रीफर चाहे सीमेंट इंडस्ट्री में हो चाहे केमिकल फैक्ट्री में, सबसे ज़्यादा PVC का केबल का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो PVC केबल होता है ना, ये ऑक्सीजन के प्रति एक तरीके से क्या होता है, निष्क्रिय होता है ना। PVC इंसल्ट टू ऑक्सीजन एंड ऑलमोस्ट इंसल्ट टू द ऑयल एंड टू मेनी एल्काइन एंड एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो PVC होता है ना वो ऑक्सीजन के प्रति निष्क्रिय होता है, मीन्स इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और इसमें जो है लगभग तेल से या फिर जितने भी एसिड एल्काइन होते हैं, क्षार और होते हैं, उन सबों से भी क्या होता है आपका, ये निष्क्रिय होता है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो बस यही है, ऑल ऑफ द अबव आपके यहाँ पे नहीं होगा, इसका मेनली रीज़न यही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है लाइटिंग सब सर्किट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर सब सर्किट नहीं दिया गया है, ठीक है। एक होता है आपका पावर सब सर्किट और एक होता है लाइटिंग सब सर्किट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो लाइटिंग जो सब सर्किट है जिसमें 100 वाट का कोई लैंप है, इफ द रेटेड करंट ऑफ ए फ्यूज इन दिस सर्किट, मतलब फ्यूज करंट की जो रेटिंग है वो आपका मान लो कि 5 एम्पियर है आपका, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ऑफ दिस सर्किट विदाउट वायलेटिंग रेगुलेशन एंड सेफ्टी शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है आपका कि किसी लाइटिंग सब सर्किट में जो है 100 वाट के लैंप है, ठीक है, अगर उसमें जो फ्यूज है ना उसकी रेटिंग मान लो 5 एम्पियर है, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना ऐड कर सकते हैं बिना किसी मतलब बिना किसी यार रेगुलेशन के, वेरिएशन के और सेफ्टी पॉइंट को कंसीडर करते हुए। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है ना कि एक होता है हमारा क्वेश्चन देगा आपको लाइटिंग सब सर्किट, ठीक है, एक देगा आपका लाइटिंग सब सर्किट, और इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन देगा पावर सब सर्किट,
तो लाइटिंग सब सर्किट के लिए देखो लगभग 800 वाट का जो मतलब मैक्सिमम जो लोड होता है ना, इससे अधिकतम मतलब लोड नहीं होना चाहिए। और पॉइंट कितना होता है आपका, 10 पॉइंट होने चाहिए हमारा। ठीक है, तो आपका लाइटिंग सर्किट में जो है 800 वाट का लोड होना चाहिए और 10 पॉइंट आपका होना चाहिए। ठीक है, वही पावर सब सर्किट में क्या होता है कि इसमें जो है लगभग 3000 वाट का लोड होना चाहिए और 2 पॉइंट होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन लाइट सब सर्किट दिया है कि पावर सब सर्किट दिया है। तो यहाँ पे आपको लाइट सब सर्किट दिया गया है, 100 वाट का लैंप है। ठीक है, और मैक्सिमम हम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोड कितना हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं भाई 800 वाट। और यहाँ पे ये कितना दिया है, लाइटिंग सब सर्किट के लिए कितना लैंप दिया है, 100 वाट का लैंप है। तो 100 से अगर हम इसमें भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा ना। यानी इतने पॉइंट हम लोग इजिली कनेक्ट कर सकते हैं ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इस सर्किट में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो कितना कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं ना। अगर यही पावर सब सर्किट देता तो क्या होता, पावर सब सर्किट देता तो आपका 3000 में 100 से भाग देते थे तो वहाँ पे कितना पॉइंट हो जाता, 30 हो जाता ना। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को रटने के चक्कर में मत जाइएगा, तरीके को ध्यान दीजिएगा। 3000 है और 100 से भाग दीजिएगा यहाँ पे, तो ये 30 पॉइंट हो जाएगा आपका। तो इसमें 30 पॉइंट आप बिना किसी रेगुलेशन और सेफ्टी पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप कर सकते हो, मीन्स जोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन की टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फॉर द केबल कैरिंग ये वोल्टेज बिटवीन इतना इतना। ठीक है, कोई यार केबल है कैरी कर रहा है और उसमें ग्राउंड लेवल मतलब मिनिमम कितना गड्ढा हमें रखना है केबल की वोल्टेज की रेटिंग के हिसाब से। तो मान लो अगर हमारे पास लो वोल्टेज का कोई केबल है, हमारे पास जो लो वोल्टेज का केबल है, तो उसके लिए हम कितना गड्ढा खोल देंगे, 0.75 मीटर जो है वो करेंगे आपका। ठीक है, लो वोल्टेज के लिए। और अगर हम बात करते हैं मीडियम वोल्टेज के लिए, मीडियम वोल्टेज का मतलब इजिली 3.3 केबी से लेकर जो है वो आपका 11 केबी तक। ठीक है, और ये क्या है आपका लेस देन यार, लेस देन 3.3 केबी लेस। ठीक है, ये मीडियम के लिए हम कितना यूज करेंगे, मीडियम के लिए जो 0.9 मीटर यूज करेंगे। और हाई के लिए कितना यूज करेंगे, हाई का मतलब इजिली आपका 22 के भी ले सकते हो आप। ठीक है, 33 के भी ले सकते हो, 66 के भी ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम इतना ले सकते हो आप। इसके लिए जो है 1.05 मीटर गड्ढा खोदेंगे हम लोग। ठीक है, और एक्स्ट्रा हाई के लिए हम लोग कितना ले सकते हैं, एक्स्ट्रा हाई जो होता है वो आपका 132 के भी, 400 के भी, 132 200 भी ले लेना। ठीक है, 765 इस सब के लिए हम गड्ढा खोदेंगे 1.30। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे यार देखो, यहाँ पे वोल्टेज बिटवीन यहाँ पे 3.3 यानी ये आपका पूछा गया है मीडियम के लिए। तो ये आपका मीडियम के लिए पूछा गया है 0.9। तो लो वोल्टेज का याद रखिएगा। ठीक है, 0.75 दो आपको जोड़ना है। ठीक है, दो आपको प्लस करना होता है। तो देखो लो वोल्टेज के लिए याद रखना 3.3 के बीच से लेस है तो 0.7, अगर दो जोड़ते हो तो 0.9 पे चले जाओगे। फिर अगर दो जोड़ते हो तो 9 में से दो जोड़ो कितना होगा आपका, 11 हो जाएगा ना। तो लगभग 1 के पास चले जाओगे। फिर दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लगभग मतलब होना तो 2 चाहिए लेकिन अप्रॉक्सिंग जो होता है वो आपका 3 तक जाता है आपका वेरिएशन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे यूजली द एक्सपेंडिचर ऑन द सुपरविजन चार्ज एस्टिमेटिंग टू बी कितना, टोटल कास्ट का जो सुपरविजन चार्ज होता है, मीन्स सामान्य तौर पर पर्यवेक्षक प्रभार जिसे बोलते हैं ना, पर्यवेक्षक प्रभार जो होता है यूजली पर्यवेक्षक प्रभार का पर जो व्यय होने वाले कुल लागत का कितना परसेंटेज होता है। मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का मतलब ये होता है 1% से लेके 1.5% होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो है पर्यवेक्षक प्रभार, यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा हिंदी यार। सामान्य तौर पर जो पर्यवेक्षक का जो प्रभार होता है
पर्यवेक्षक प्रभार पर व्यय कुल लागत का कितना परसेंट हम लोग लेते हैं, तो ये 1% से लेके जो है 1.5% तक हम लोग इसको लेके मतलब कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट द सेक्शन ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अंडर आई रूल्स 1956 वेयर मेड। मतलब कि यार जो है जो आई रूल्स 1956 बनाया गया था वो किस सेक्शन के थ्रू बनाया गया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो ये सेक्शन जो है 37 आपके इसके थ्रू बनाया गया था। तो 1956 है इसमें जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले ये ध्यान दीजिएगा कि 1910 में ये आपका बन के कंप्लीट हुआ था। जो 1956 का जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है ना, वो आपका 1910 में जो है सेक्शन 37 यानी धारा इसके थ्रू बना था 1910 में। जो भारतीय विद्युत नियम 1956 है वो आपका कब बना था, 1910 में आपको रेडी किया गया था, सेक्शन आपका 37 के थ्रू। ठीक है, और इसे बाद में जो है ना जब ये बन गया तो इसे बाद में लगभग 2003 में जो है इसे परिभाषित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिभाषित कब किया गया, तो परिभाषित किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा भाई कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है 1956 है वो आपका 1910 इसके थ्रू बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था, और ये जो है 2003 में जो है ये आपका परिभाषित किया गया था। ठीक है, 2003 में परिभाषित किया गया था धारा 185 2C के अंतर्गत। ठीक है, के तहत इसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं भी क्या पता जो क्वेश्चन पेपर वाला है वो बना भी सकता है इसका। ठीक है, तो बस इसको यह याद रखना 2003 में परिभाषित किया गया था से धारा 185 2C के अंतर्गत। बस इतना याद रखना, धारा 185, क्योंकि ऑप्शन में आज 2003 भी दे देगा और ये भी अगर ऑप्शन में दे देगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इससे ऊपर तो नहीं जाएगा वो। ठीक है, मैं खुद ही एक रेंज लेके चलता हूँ कि मैक्सिमम क्या बन सकता है नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट से है। इसमें दिया गया है कि देयर आर वेरियस इम्पैक्ट। ठीक है, बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, उनके मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका, जैसे कि किसी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चर करना है, प्लांट का जो है प्रोसेस मतलब किसी डिज़ाइन करना है, कोई बिजनेस है, तो बहुत सारे पॉलिसी होते हैं गवर्नमेंट के आपके। ठीक है, इजीली आपको पता होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा वेरियस इम्पैक्ट है जो मतलब एक तरीके का मतलब सही नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है जो इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बिजनेसमैन, या फिर इजीली आप जो और भी सारे चीज़ें हैं गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, तो उसमें क्या चीज़ है मतलब कि उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, गवर्नमेंट जो होता है उस चीज़ का मेनली फोकस नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग दिस पॉलिसी ओनली टू अट्रैक्ट द वोट। मतलब ये बोल रहा है ना कि जो गवर्नमेंट होता है वो इजिली ये सब जो पॉलिसी होता है ना उसको इसलिए निकालता है ताकि वोट को अधिक से अधिक कलेक्ट कर सके ना। तो ये गलत है भाई, वोट के लिए नहीं होता है कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, ये जितने भी आपके इनकी जितने भी पॉलिसी होते हैं ना वो किसी भी चीज़ को मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट करने का प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ों को रिक्वायर्ड को फुलफिल करने का प्रोसेस के लिए जो है पॉलिसी आपका निकाला जाता है। ठीक है, तो ये वोट अट्रैक्टिव वोट के लिए आपका नहीं होता है। बाकी जितना भी आप देख रहे हो ना उसके लिए किया जाता है। आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर नहीं भी पढ़ते हो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन तो इजीली बस आप सुन लीजिए कि मानव संसाधन को विकसित करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे परिवर्तन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी चीज़ को फास्ट होना, ठीक है, तेज़ी से बदलते तकनीक वातावरण, ये सब के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब मेनली यूज़ होता है आपका। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऊपर ऊपर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इज द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन
ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एनर्जी इफिशियंसी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एनर्जी इफिशियंसी इन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हिंदी में इसका मैं क्वेश्चन बताना चाहूँगा, तो बहुत सारे जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र, मतलब विभिन्न अर्थव्यवस्था क्षेत्र में, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण में और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जो कौन सा संगठन मतलब जिम्मेदार है आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जैसे पेट्रोलियम उत्पादन जब होता है तो उसके संरक्षण में और उसके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो संगठन है वो आपका जिम्मेदार है, मतलब जिम्मेदार वो करता है आपका। तो ये आपका होता है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये होता है आपका। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो है ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स करके होगा। ठीक है, तो रिसर्च आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रिसोर्स आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पे बस कंसीडर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट से क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द थ्री पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है ना, उसके 3 पिलर्स आपको यहाँ पे बताना है। देखो, जब भी प्रोडक्शन होता है तो तीन क्या मेनली 4 आपके जो हैं पिलर्स होते हैं आपके। तो मेनली अगर हम बात करें तो देखो, लैंड्स होता है आपका। ठीक है, लैंड्स होता है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद कैपिटल्स, और लास्ट में हमारा इंटरशिपमेंट्स होता है आपका। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इंटरशिप होता है आपका। तो इजली जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं यार, तो देखो भूमि की ज़रूरत है, फिर आपका क्या बोलते हैं श्रम, लेबर का मतलब आपका श्रम। ठीक है, तो भूमि हमें मतलब चाहिए जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लेबर भी चाहिए हमें, फिर आपका पूंजी भी चाहिए हमें, कैपिटल मतलब पूंजी हुआ आपका। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका एक तरीके का पूंजी हुआ, पूंजी भी चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, जो भी कारखाना हो, मशीन को काम करना, ये सब के लिए। ठीक है, फिर आपका इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए हमें, मतलब ये होता है आपका उद्यमिता। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है यार, उद्यमिता, ये एक ये उद्यमी होता है जो उत्पादन के अन्य जो 3 कारकों से जो है एक साथ लाने में, जो है शामिल करने में, जोखिम वोखिम को मेनली ये क्या करता है, हैंडल करता है आपका। ठीक है, तो ये है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे देखो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू ECBC 2017 न्यू बिल्डिंग। देखो एक चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, ECBC लागू होगा, ECBC लागू होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ECBC लागू होगा सिर्फ न्यू बिल्डिंग के लिए आपका। ठीक है, न्यू बिल्डिंग के लिए आपका ये लागू होगा, ECBC लागू होगा सिर्फ न्यू बिल्डिंग के लिए। ओल्ड बिल्डिंग के लिए, ओल्ड बिल्डिंग के लिए नहीं लागू होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ECBC जो है सिर्फ न्यू बिल्डिंग के लिए लागू होता है आपका। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू ECBC 2017 न्यू बिल्डिंग विल बी अवार्डेड EC+। ठीक है, मतलब ECBC 2017 के अनुसार जो है यार, जो ECBC+ का दर्जा किसको दिया जाएगा, मतलब वो कितना मतलब एनर्जी को सेव करेंगे कि उनको ECBC का दर्जा दिया गया। तो पीयूष गोयल जो है आपका, ECBC जो है आपका 2017 में स्टार्ट किया गया था, और 2017 के बाद जितने भी न्यू बिल्डिंग है ना, उसके लिए ECBC का आपका एक मतलब दिया गया है, मतलब ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता होता है। ECBC का पूरा नाम होता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, तो इसमें कुछ एनर्जी जो आपका सेविंग होता है ना, उस बेसिस पे ये आपको मिलता है, इसका जो दर्जा होता है वो आपको मिलता है। तो ये नॉर्मली जो है, अगर 35% अगर आप मिनिमम, ठीक है मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम अगर 35% आप सेविंग करते हो तो ECBC+ का आपको दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 50% तक जाता है। ठीक है, ये आपका मिनिमम है, और मैक्सिमम 50, उससे ऊपर भाई कोई सेविंग नहीं कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मिनिमम कितना है तो 35, और मैक्सिमम पूछेगा तो 50, इससे ऊपर नहीं जाता है भाई। ठीक है, 70% हो जाएगा, 80%, ये सब नहीं होता है। तो
35 से 50 के बीच आपका होता है। और ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एक्सटर्नल फैक्टर एक्टिंग ए बैरियर टू द इंटरशिप जॉब। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी कारक नहीं है जो उद्यमिता में बाधक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बाहरी कारक नहीं है जो इसमें बाधक है, तो एक्सपीरियंस जो होगा आपका, ये कोई बाहरी कारक नहीं है। बाकी जितने भी ये सब क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं ठीक है, इंटरसेप्टरशिप को जो है इफेक्टिव कर सकते हैं। जैसे सोशल कल्चर फैक्टर हुआ, इकोनॉमिक्स कंडीशन, आर्थिक स्थिति हुआ, कंपटीशन अगर है, मान लो किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी बिजनेस में कंपटीशन भी होता है आपका। ठीक है, आर्थिक स्थिति, मान लो आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं उद्यमिता में आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सोशल कल्चर भी आप जान ही रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं, लेकिन एक्सपीरियंस आपका कोई भी फैक्टर आपका रोल नहीं करेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस यार ना कोई चोरी कर सकता है ना कोई आपका वो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स टू एलिवेट द फाइनेंशियल डिफिकल्ट फेस बाय द। तो यहाँ पे हिंदी में देख लीजिएगा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य है किसके द्वारा जो है सामना की गई वित्त पोषण कठिनाइयों को कम करता है। ठीक है, तो जो इंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, अगर हम बात करते हैं, ये आपका माइक्रो एंड स्मॉल, सूक्ष्म और जो लघु उद्यमी होता है ना, इसमें इसके द्वारा जो भी मतलब छोटे माइक्रो स्मॉल इंटरशिप जो होता है, इसके द्वारा जो भी मतलब मतलब कौशल के मतलब ज्ञान या फिर जो कौशल विकास, ये सब जितना भी होता है वित्त पोषण कठिनाइयों को कम करने के लिए हम ज़्यादातर माइक्रो स्मॉल इंटरशिप में करते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल इंटरशिप में क्या होता है, एक्सपीरियंसिव टाइप के लोग होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, तो ये आपका सूक्ष्म और लघु उद्यमी के लिए जो होगा वो ज़्यादातर इफेक्टिव होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू ट्रांसफर द पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब विद्युत अधिनियम, भारत में जो शक्ति क्षेत्र को बदलने के लिए जो अधिनियम, भारत की जो संसद का एक अधिनियम है, मतलब ये 2003 में आपका बना था। ये मैंने बताया भी था अभी पीछे भी कब बना था, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसी जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है ना, ये जम्मू कश्मीर में आपका छोड़ के, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम है 2001, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में जो है आपका फैला हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको, जो लोग PDF परचेज किए होंगे उसमें लिखाया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है किस किस राज्य में होता है आपका। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, द एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल्डिंग कोड है, ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है, तो मैंने बताया था कि न्यू बिल्डिंग के लिए अप्लीकेबल है आपका। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर के लिए जो है आपका ये अप्लीकेबल है। जो और ECBC कोड है जो 2007 में आपका, मई 2007 में आपका आया हुआ था। ठीक है, मई 2007 में ECBC कोड आपका लागू हुआ था। और इस ऊर्जा संरक्षण बोर्ड को ECBC कोड में जो है हम लोग 100 किलोवाट या फिर 120 kVA से अधिक जो है लोड को हम लोग जो है संयोजित कर सकते हैं। मतलब नए भवन जो भार है ना, जो मतलब अधिकतम जो संयोजित भार है, इस पे भवन मतलब लागू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन सा फंक्शन जो है वो आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखो, क्वालिटी जो कंट्रोल होता है ना, जब भी हम मार्केट मैनेजमेंटिंग करते हैं तो क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो आपका मैन्युफैक्चर जो होता है वहाँ से कंट्रोल होता है आपका।
तो ये चीज़ होगा। देखो एडवर्टाइजमेंट करना है हमें, सेल का प्रमोशन करना है, चीज़ इसको पैकेजिंग को भी लेके हमें होता है ना कि अगर बढ़िया पैकेजिंग है तो वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये सब का भी फ़र्क पड़ता है आपका। एडवर्टाइजिंग तो ईजिली आप पता ही होगा कि छोटे से बड़े लेके सब आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। सेल का जो प्रमोशन होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग का बहुत सारे होता है, एक तो जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे नियम है, ठीक है। फिर ग्राहकों का जो इच्छा होता है ना भाई, उस पे ये लोग एनालिसिस करके क्या देना है क्या नहीं देना है, उत्पादन का योजना इनको बनाना है, कैसे उत्पादन किस टाइप का योजना है, विज्ञापन भी है। फिर आपका मूल्य निर्धारण नीतियाँ भी होती है ना कि मूल्य कितना रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर करना है, फिर सेलिंग का पर्पज़ होता है, पैकेजिंग कैसे करना है, फिर बिक्री के बाद सर्विसिंग उनको कैसे देना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल होता है ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, आज आई होप आपका बेस्ट ऑफ लक यूपीपीसीएल जेईई एग्ज़ाम के लिए। ये सेशन आज यहीं हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले थे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब पीसीएल का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अपना फिर से कोई ना कोई सीरीज़ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़ फिर से रन होगा, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए अंदाज के साथ। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको भी पता है कि कभी मैंने रिपीट नहीं किया हुआ है, चाहे कोई भी लेवल हो। तो फिर से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छा हम लोग करेंगे। थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से देखो वीडियो नहीं हो पाता है, टाइम काफ़ी कम रहता है मेरे पास, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन में भी चांसेस ज़्यादा है आपके पीसीएल में भी और आर्मिनल में भी चांसेस है आपके, ठीक है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएल के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।